नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं आकाश पुरोहित आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडूअब में। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत ही आवश्यक काम आ जाने के कारण मैंने ये आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाई हैं। लेकिन अब वो काम जिस काम में मैं लगा हुआ था वो काम पूर्ण हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूँ। जो आज की क्लास है, मैं उस क्लास में आज अपन कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आज की हम क्लास में कवर करेंगे साथियों। साथ ही अगर आप लोग सभी लोग आ गए हों तो इस क्लास को क्या करना है, जो जो कि पहले किया करते थे साथियों, इस क्लास की लिंक को लेना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को अपने को जोड़ लीजिए साथियों इस क्लास में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आरआरबी, एनटीपीसी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए साथियों। तो चलते हैं आगे क्लास में। ये मेरे बारे में जानकारी साथियों। आपको जोश वही दिखेगा, थोड़ा सा आवाज़ अभी गड़बड़ जरूर होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको जोश वही दिखेगा जो पुरानी क्लासेस में दिखता हुआ है था। पूरा जोश वही दिखेगा साथियों। ये मेरे बारे में जानकारी, जैसे कि आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी के चलते ये मेरे बारे में जानकारी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है साथियों। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी अभी मतलब इतने जल्दी जॉब लगनी आनी चाहिए हमारी अभी अभी और आप लोग आए हैं इसमें, तो चिंता मत कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत ही अच्छा मीठा फल मिलने वाला है आपको। या आप मेहनत अपनी करते रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए, जो आपको फल मिलना होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल किसी से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम को करते रहिए साथियों। चलिए चलते हैं आगे। चलिए आगाज करते हैं अपने रण का, क्योंकि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। और हम पढ़ते हैं आज पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। भारत की पर्वत प्रमुख श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले आज टॉपिक को कवर करेंगे साथियों। उसी के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले पर्वतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अब हमने पर्वत स्टार्ट तो कर लिए साथियों, लेकिन पर्वत होते क्या हैं और क्या चीज़ है ये पर्वत, इसके बारे में भी तो समझना जरूरी है। नहीं तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि पर्वत श्रृंखलाएं भारत की, लेकिन इसके बारे में जब आप समझते ही नहीं है कि भारत की पर्वत श्रृंखलाएं क्या है क्या नहीं है, तो पर्वत क्या होते हैं, तो फिर क्या मतलब है उसका पढ़ने का। चलिए तो समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पर्वतों की, तो पर्वत क्या होते हैं। जमीन से शंकुआकार स्थिति में ऊपर उठे भाग को ही पर्वत कहा जाता है। ठीक है साथियों, मैंने क्या बोला यहाँ पर, जमीन से शंकुआकार मतलब जो है भाग शंकु के आकार का होना चाहिए, उसके आकार में ऊपर उठे भाग को ही पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी या पहाड़ कहा जाता है साथियों। ये 2 चीजें आपने समझ ली ना। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि अगर जमीन से मैं उठे हुए भूभाग को कहूँ तो जमीन से उठा हुआ सीधा भूभाग तो पठार भी होता है, जमीन से ऊपर ही तो उठा होता है सर साथियों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो जमीन से उठा हुआ भाग होना तो आवश्यक है, लेकिन वो शंकुआकार स्थिति में भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। उसी को ही पर्वत कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करते हैं यहाँ पर पर्वतों की, तो पर्वतों को मुख्य रूप से कितने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो अगर हम पहले भाग की बात करते हैं तो ये होते हैं बलित पर्वत अथवा मूड़दार पर्वत है। ये कौन से पर्वत होते हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। बलित पर्वत अथवा मूड़दार पर्वत वे पर्वत हैं, कौन से पर्वत हैं, जिनका निर्माण बलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। अब ये क्या होते हैं, बलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया जो होती है साथियों, वो क्या होती है, ये होती है जिसका निर्माण मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों की गति करने से हुआ है। मतलब जो ऐसे बलित पर्वत हैं जिनका निर्माण हुआ है वो प्लेटों के ऊपर उठने के कारण हुआ है। अब कैसे हुआ है, अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ। एक यहाँ पर ये समझ लीजिए, एक ये प्लेट है और एक यहाँ पर ये प्लेट है। ठीक है साथियों, अब जब ये प्लेट दोनों आपस में गति कर रही हैं, ये इस तरफ आगे को बढ़ रही है और ये इस तरफ इसकी तरफ को आगे आपस में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जब आपस में ये एक दूसरे से टकराएंगी तो ये इस तरीके से ऊपर उठेंगी कि नहीं उठेंगी साथियों। देखिए इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगी, ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगी, ये वाली भी ऊपर उठ जाएगी।
तो ये बलन प्रक्रिया कहलाती है और ये ऊपर उठ जाने से ही क्या हो जाएगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया शंकु आकार में, बन गया ना साथियों। तो इसी को कहते हैं बलन प्रक्रिया और इसी से निर्माण होता है जिसका, उसको कहा जाता है बलित पर्वत। अगर हम बात करते हैं बलित पर्वत की तो यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, अल्पास पर्वत, हिमालय इत्यादि। विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय और यूराल एंडीज इत्यादि सभी बलित पर्वत हैं। तो अब साथियों यहाँ पर आपने समझ लिया कि बलित पर्वत क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, ये आपने समझ लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और किसकी, ब्लॉक पर्वत की। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, इनको कहा जाता है भ्रंश पर्वत। अब इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण भी प्लेटों के गति करने से तो होता है, लेकिन प्लेटों की गति भी ये अलग प्रकार से होगी। अब यहाँ पर ये फिर से समझिए आप, ये जैसे प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है साथियों। अब ये जो प्लेट है तो ये ऐसे सटी हुई है प्लेट। अब जब ये प्लेट इस तरफ खिसक जाएगी, ये इस तरफ खिसक जाएगी और ये प्लेट इस तरफ खिसक जाएगी। जब ये प्लेट दोनों इस आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो ये वाला जो एरिया होगा ये खाली हो जाएगा। ये खाली हो जाएगा तो ये जो ऊपर जो मिट्टी है, ये कण है, मतलब पृथ्वी है, जो ये भूभाग है, ये भूभाग नीचे दब जाएगा। जब ये भूभाग नीचे दब जाएगा तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला भूभाग का एरिया ये ऊपर उठ जाएगा और ये वाला एरिया ऊपर उठ जाएगा। तो साथियों इनसे क्या हो गया, ये भ्रंश पर्वत बन गए, ब्लॉक माउंटेन बन गए। मतलब आप समझिए सीधे से शब्दों में, जब ये एरिया ऊपर उठ जाएगा और ये एरिया भी ऊपर उठ जाएगा तो ये बीच में खाली एरिया हो गया ना, तो इसी को तो भ्रंश पर्वत कहा जाता है साथियों। तो ये सबसे मुख्य बात समझ गए ना आप लोग कि भ्रंश पर्वत कैसे बनते हैं भैया, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच भूखंडों के ऊपर उठ जाने से अथवा दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे पर तीव्र ढाल का होता है साथियों। तो ये आप लोग समझ गए कौन, ब्लॉक माउंटेन के बारे में। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका सिंपल सा उदाहरण दो हैं, एक तो विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दोनों के दोनों भ्रंश पर्वत हैं। अब कौन है ये, तो विंध्याचल और सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में स्थित दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं साथियों। अब जो मध्य प्रदेश के व्यक्ति होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, वो समझते होंगे भली बात ही, क्योंकि उनको एमपी जी के जो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज है उसके बारे में अच्छा ज्ञान है। चलते हैं आगे अवशिष्ट पर्वत के बारे में। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये होते हैं अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो क्षरण के कारण बनते हैं। अब क्षरण क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। वह पर्वत स्थल रूप जो आच्छादन क्रियाओं द्वारा कट कर अधिक नीचा तथा सपाट शिखर वाले हो गए हों या किसी पूर्ववर्ती पर्वत या पठार के आच्छादन के पश्चात उसका अवशिष्ट भाग होता है, तो अपेक्षाकृत कठोर शैलों में निर्मित होता है। अब साथियों समझते हैं क्या होते हैं ये। अब ये जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि कोई एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला है। जब इसका क्षरण होगा, धीरे धीरे इसका क्षरण होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जाके ये तो यहीं पर जमेगा ना। जब ये धीरे धीरे यहाँ पर जम जाएगा तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं बन जाएंगी। जब ये इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं बन जाएंगी तो इन्हीं को कहा जाता है अपशिष्ट पर्वत। मतलब अपशिष्ट जो क्षरण से पर्वत बनते हैं उन्हीं को अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और ये पूरे सबसे पुराने पर्वत यही होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे नए पर्वत तो कौन से होते हैं साथियों, बलित पर्वत। और सबसे पुराने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराने होते हैं अपशिष्ट पर्वत। तो तीनों पर्वतों के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक है मुख्य आज का, उसके बारे में समझते हैं साथियों। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले आप लोग लाइक तो कर ही दीजिए, इस पर लाइक के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है साथियों, और आपका ही चैनल है ये। हमें आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपना काम करते रहेंगे और आपकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। हमें आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स चाहिए फुल 100 to 100%। समझ रहे हैं साथियों। चलिए तो समझते हैं आज का ये हिमालय पर्वत, जो आज का हम टॉपिक रखा है हिमालय, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। और ये क्या है, एक बलित पर्वत है, इसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करते हैं साथियों। शेयर कर दीजिए आप सभी अपने दोस्तों में, शेयर के लिए बिल्कुल संकोच मत कीजिए। बिल्कुल बहुत कंजूस हो गए हो आप लोग, है ना, बहुत कंजूसी क्यों कर रहे हो शेयर करने में।
कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो है साथियों, लेकिन ये क्या है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। भारत में स्थित यह सबसे नवीनतम, सभी पर्वतों में सबसे नवीनतम जो है वो कौन सी है, भारत में स्थित यह एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की तो प्राचीन है और विश्व की भी प्राचीन है, बट लेकिन यह सबसे सभी पर्वतों में नवीनतम है। यह पर्वतराज भी कहते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। अब इसको पर्वतराज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सबसे नवीनतम है, एक बात। दूसरी बात, यह सबसे ऊंची भी है, इसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। और तीसरी बात साथियों, इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इतने ज्यादा इसमें गुण हैं, आप जब आगे आगे पढ़ेंगे ना तो इसमें पूरी आप जानकारी समझ लेंगे साथियों। चलिए चलते हैं इसके आगे। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। अब देखिए, हिमालय एक जो पर्वत तंत्र है, यह भारतीय महाद्वीप को कौन कौन जगह से अलग करता है, तिब्बत से और मध्य एशिया। मध्य एशिया क्या हो जाता है, उज्बेकिस्तान ये वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, ये ऊपर रसिया वगैरह, ये सब कुछ हो जाते हैं मध्य एशिया में। चलते हैं साथियों यहाँ पर, तो तिब्बत से अलग करता है। पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों से बना है। इसकी श्रेणियां तो काफी हैं साथियों, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसकी श्रेणियां तो काफी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर हम यहाँ पर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय से एक अभी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आप लोग यहाँ पर पेंसिल और बुक कॉपी लेकर ही बैठे और हर एक चीज को लिखते चलें। मेरी बात माने, आप यहाँ पर हर एक चीज को लिखते हुए चलें, क्योंकि बहुत मदद मिलने वाली है आपको यहाँ से। मध्य हिमालय है जो, मध्य हिमालय को नेपाल क्षेत्र में महाभारत कहा जाता है साथियों, ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये हाल ही में अभी एनटीपीसी के क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो इसलिए मुझे याद है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अभी हाल में। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये जानकारी। जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं चाप की आकृति में कैसा है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए साथियों, अगर हम बात करें भारत के मैप की, तो भारत का मैप यहाँ पर कैसा हो जाता है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। भारत का मैप जो है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से भारत का मैप हो जाता है, इस तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये नीचे गया और ये इधर से इस तरीके से ये सिक्किम वाला एरिया हो जाता है, ये भूटान, और ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है साथियों, लगभग ये इस तरीके से ही फैला हुआ है जो इंडिया का मैप है। अब हिमालय कहाँ पर है, हिमालय ये रहा। हिमालय कहाँ पर है साथियों, ये रहा हिमालय। अब जब हिमालय यहाँ पर है तो आप लोग देख पा रहे हैं किस आकार में फैला हुआ है, ये पूरा हिमालय ही तो है। ये पूरा चाप के आकार में फैला हुआ है कि नहीं, ये जब चाप के आकार में फैला हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको चाप के आकार का बताया गया है यहाँ पर साथियों। चले चलते हैं अब अपने वापस वहीं के टॉपिक पर। ये यहाँ पर अब जो पश्चिम से पूर्व की ओर चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर है, इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें साथियों, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है इसकी, 2400 किलोमीटर। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर, इस चाप का उभार क्या है, दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है। उभार यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। कहाँ पर यह साथियों, कहाँ पर उठा हुआ है, दक्षिण की ओर, मतलब भारत की जो दक्षिणी स्थिति है वहां पर ऊपर की ओर उभरा हुआ है यह, और तिब्बत के केंद्र के पठार की ओर। और तिब्बत का जो पठार है उस तरफ, मतलब दोनों तरफ से फैला हुआ है। इसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा जब अपन पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कैसे हुआ हिमालय पर्वत का। ये तो बेसिक जानकारी अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जब हम इसको समझेंगे कि इसका उद्गार कैसे हुआ हिमालय का, तो उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये कहाँ पड़ती है, परा हिमालय और ट्रांस हिमालय। चलिए चलते हैं, ये भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तीनों नहीं बाद में ही बताएंगे, पूरी तीनों श्रेणियां हम आपको जब इसका हम बता देंगे इतिहास की इसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद ही आपको बताएंगे। इन तीनों मुख्य श्रेणियों के बाद भी है परा हिमालय और ट्रांस हिमालय कहा जाता है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैलाश श्रेणियां शामिल हैं इसमें, काराकोरम और कैलाश श्रेणियां शामिल हैं कौन से में साथियों, ट्रांस हिमालय में।
हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमा में फैला हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? अरे ये देश तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही लिखे हुए हैं, नहीं 7 देश लिखाएंगे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो चीन में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान में है। ये तो हो गए साथियों, म्यांमार में है और भारत में है। अब देखिए चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान 4 हो गए, भारत 5 हो गया साथियों, अफगानिस्तान 6 हो गया। अफगानिस्तान के बाद में यहाँ पर और कौन सा हो जाता है साथियों? अफगानिस्तान के बाद में यहाँ पर भूटान हो ही गया, और यहाँ पर पाकिस्तान क्षेत्र में भी फैला हुआ है साथियों इससे। तो ये क्या हो जाते हैं? पूरे 7 के 7 देश हो जाते हैं जहाँ पर ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। संसार की अधिकतम ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, भारत के 100 सर्वोच्च शिखर, भारत के जो 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। चलिए ये तो जानकारी इसके बाद में आती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। उसके बाद में हम आपको वो जानकारी देंगे कि कैसे क्या क्या हिमालय में स्थित है। चलिए चलते हैं, हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ अब समझते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये स्थिति में सब पहले टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर, ये जो सागर हुआ करता था, समुद्र, वो हुआ करता था यहाँ पर साथियों। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से यूरेशियन प्लेट, ये वाली यूरेशियन प्लेट, और नीचे से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों ने गति की आपस में, और ये प्लेट नीचे की ओर आई और ये प्लेट ऊपर की ओर गई। जैसे ही ये प्लेट दोनों आपस में टकराई, और इन दोनों प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ये ऊपर उठ गए दोनों की दोनों प्लेटें। देखिए इस तरीके से, बिल्कुल जैसा मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ वैसा की वैसा ही हुआ है। दोनों की दोनों प्लेटें ऊपर की ओर उठ गईं और निर्माण हो गया किसका? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया। तो क्या समझेंगे आप लोग यहाँ पर कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, हिमालय की जगह पर पहले टेथिस महासागर हुआ करता था। और टेथिस महासागर क्यों हुआ करता था? जो उसमें अवसाद जमा होते गए, उन अवसादों से जब जो नीचे लावा हुआ, उस लावा में हुई गति, और लावा के गति होने के साथ साथ प्लेटों ने भी गति की, और प्लेट आपस में टकराई। और कौन कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट और कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जब दोनों आपस में टकराई तो इनसे क्या हो गया साथियों? हिमालय का निर्माण हो गया। इससे आप लोग समझ गए होंगे भली भांति। इससे ज़्यादा और इससे संबंधित कोई चीज़ नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को रखेंगे बस अपन को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अपन लोग आगे चलते हैं तो वहीं पर अपन वापस आते हैं। तो जहाँ जहाँ आज हिमालय है वहाँ का भी टेथिस नाम का सागर लहराया करता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 भूभाग खंडों से घिरा था। इसमें उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ये दोनों वही प्लेट है साथियों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उन्हीं प्लेटों को यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। लाखों वर्षों इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा, मतलब ये क्षरण होता रहा, और इनमें जाते अपरदन पदार्थ, मिट्टी के कंकड़, बजरी आदि इसमें गाद जमा इकट्ठे होते रहे। टेथिस सागर में जमा होने लगे ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। जब ये दोनों भूखंड जो थे वो एक दूसरे की तरफ खिसकते रहे, और 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे, और ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में बनने लगे। ये साथियों बताया जाता है कि जब ये जमन होती रही मिट्टियाँ, तो जब ये प्लेट गति करी तो ये ऊपर की ओर उठी। अब एकाएक तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि तुरंत के तुरंत ये प्लेटें आई और सीधी एक दूसरे में टकराई और मिनटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर हिमालय पर्वत बन गया। ये पूरे लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। अगर मैं आपको हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बताऊं, करंट का जो टॉपिक है बिल्कुल हाल ही में, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, वैश्विक स्तर पर वो रिपोर्ट जारी हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि हिमालय की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या जिसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्लेट कहा जाता है, वो आज भी 7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से टकरा रही हैं। और उसी के चलते हिमालय की टोटल लंबाई, आज एवरेस्ट की जो टोटल लंबाई हुआ करती थी 88-48
मीटर उसको बढ़ाकर 8848.6 मीटर कर दिया गया है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसको धीरे धीरे ही हुआ होगा निर्माण। ऐसा नहीं है कि पूरे सागर का पानी जाकर और सीधा चला गया नीचे यहाँ पर भूमध्य सागर में, और जो ऊपर का पानी हुआ करता था वो उधर चला गया ग्लेशियर वगैरह में। ऐसा नहीं है, जो इसका धीरे धीरे ही निर्माण हुआ है। धीरे धीरे जो कंकड़ पत्थर हैं वो जमा होते गए और यहाँ से ये प्लेटें गति करती गई तो ऊपर की ओर उठते गए। एकाएक 1-2 घंटे में नहीं हुआ है ये काम, पूरे लाखों वर्षों पुराना काम है ये, जिससे धीरे धीरे चलता रहा है। और आज भी यह पर्वत श्रृंखला सबसे नवीनतम इसलिए है क्योंकि यह निरंतर बढ़ती है, निरंतर बढ़ती रही है। मतलब अभी भी इसका काम जारी है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट, जिसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा जाता है, वो दोनों प्लेटें आज भी टकरा रही हैं। ये बात आप लोग समझ लें। अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो ये जानकारी तो लाइक ठोक दीजिए दबा के, बिल्कुल एकदम साथियों। लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। अगर शेयर करना भूल गए तो मैं समझ लूंगा आप लोग कंजूस हैं साथियों, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब भू आकृति विभाजन, यहाँ पर हिमालय पर्वत के तंत्र को मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पाकिस्तान सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यह फैला हुआ है, यह आप लोगों को पता ही है। चौथी, अब देखिए इसको परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये सबसे पहले ये चारों समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे अपन जानकारी समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझेंगे क्या परा हिमालय। अभी परा हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय। ये वाला जो एरिया है ना साथियों, ये वाला एरिया, ये वाला, ये हो जाता है ट्रांस हिमालय वाला एरिया। ये इतना समझ लीजिए आप, ये ट्रांस हिमालय वाला एरिया कहलाता है। अगर हम बात करें वहीं पर किसकी साथियों, बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय यहाँ से स्टार्ट होकर ये वाला एरिया जो नेपाल तिब्बत वगैरह हो जाता है ना सारा, ये वाला एरिया हो जाता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शिवालिक की, तो ये आधा नेपाल से स्टार्ट हो जाता है शिवालिक, और यहाँ पर ये आधे भूटान तक चलता है शिवालिक हिमालय। ये समझ गए आप लोग, समझ गए साथियों, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गए, कौन कौन से हो गए साथियों, अपन लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए। यहाँ पर मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय अब कौन सा आ जाता है, थोड़ा सा समझते हैं मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की बात करूं तो यहीं पर ये जो स्थित है ना साथियों, ये वाली श्रेणी, इसको ही मध्य हिमालय की स्थिति में रखा गया है। इस श्रेणियों को मध्य हिमालय की स्थिति में रखा गया है। चलिए चलते हैं, आप थोड़ा सा इनके अंदर की जानकारी समझते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष से हिमालय की तस्वीर ली गई थी, फोटो, तो इस तरीके से दिखाई दिया था हिमालय। देखिए कितनी सारी चोटियां हैं शंकुआकार स्थिति में इसकी, देखिए आप देख लीजिए इस तरीके से दिखाई देता है हिमालय जब इसके अंतरिक्ष से तस्वीर ली गई थी। चलिए चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर संसार की अधिकांश ऊंचाई पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित है। जो संसार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो साथियों अधिकांश हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर की ऊंचे हैं, जो 7200 मीटर ऊंचे हैं। मतलब अब देखना साथियों, इसका क्या मतलब है, हिमालय में टोटल 100 से प्लस ऊंचे शिखर हैं, 100 प्लस ऊंचे शिखर हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 7200 मीटर से ज्यादा है। हिमालय में ऐसे 100 शिखर हैं जिनकी ऊंचाई 7200 मीटर से ज्यादा है। अगर यहाँ पर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, और हाल ही में रिपोर्ट आई रिपोर्ट के अनुसार, अब वो मुझे संस्था का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता, लेकिन आप गूगल कर लेना उसको कि कौन सी संस्था ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 8848.6 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। समझ गए साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन का है, सागरमाथा। अब ये सागरमाथा कोई और नहीं है, माउंट एवरेस्ट ही है। इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गड़े, ये सब नेपाल में स्थित हैं। ये सारे मतलब हैं तो हिमालय पर ही स्थित, लेकिन ये नेपाल में। अगर मैं साथियों पूर्ण रूप से बात करूं तो जो नेपाल है वही पूरा हिमालय पर ही स्थित है। मतलब जो हिमालय है वो नेपाल पर ही स्थित है पूरा, ये समझ लीजिए आप, तो है ना। अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा भारत में पूर्ण रूप से स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी साथियों, कंचनजंगा। कौन सी साथियों, कंचनजंगा भारत में स्थित पूर्ण रूप से सबसे ऊंची
चोटी हो जाती है यहाँ पर किसकी, हिमालय की। ये आप लोग इसकी जानकारी लग रहे हैं। बाकी अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 बताई जाती है यहाँ पर। अब K2 क्यों बताई जाती है और इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपन को फैक्ट समझना है, बाकी मैंने जानकारी आपको लिख दी है तो वो तो आप यहाँ से पढ़ के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फैक्ट समझा देता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ है और क्यों इसको ऐसा कहा जाता है। तो उसी के लिए, क्योंकि क्लास को ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते, हालांकि मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन इसको क्या है कि आज अपन एक पार्ट कवर कर लेते हैं जो इसका मुख्य है, और अगला पार्ट इसके हम फिर दोबारा से कल के दिन इसको कवर कर लेंगे। कल के दिन या कभी भी क्लास होगी अपनी तो उस दिन। मुझे वैसे आशाएं हैं, मैं रेगुलर क्लास लूँगा आपकी रेगुलर, लेकिन अगर रेगुलर क्लास नहीं ले पाया तो उसके चलते मैं आपको सूचित कर दूंगा। लाइक तो शेयर और करते ही रहिए, यहाँ पर लाइक शेयर को बिल्कुल रुकिए मत। मतलब कंजूसी दिखाने में बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं देते हो आप लोग, कंजूसी बहुत दिखा रहे हो। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर K2 की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पर भैया ये रही K2 चोटी यहाँ पर है। अब लेकिन जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अब जो POK है वो तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम लोग इसको अभी भी अपना हिस्सा मानते हैं। अब हम लोग अगर अपना हिस्सा मानते हैं तो इसीलिए इसके अनुसार हमारी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, K2 गॉडविन ऑस्टिन साथियों। अगर हम इसके बाद में अगर ये दूसरी अगर बात करें साथियों तो भारत में स्थित की, तो ये जो यहाँ पर है ना सिक्किम में, यहाँ पर स्थित है कंचनजंगा। अगर हम K2 की बात करें तो K2 की ऊंचाई कितनी हो जाती है, K2 की ऊंचाई हो जाती है साथियों 8611। अब इससे करंट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय सोच लीजिए आप लोग। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं उनमें से सारी की सारी चोटियों पर सर्दियों में विजय प्राप्त कर ली गई है, लेकिन K2 एकमात्र ऐसी चोटी है जिस पर सर्दियों में विजय प्राप्त नहीं किया। हालांकि इस पर चढ़ तो गए हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में K2 पर लोग बाग चढ़े हैं। मतलब जो भी पर्वतारोही होते हैं वो सिर्फ गर्मियों के दिनों में चढ़ पाते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। और साथियों अगर मैं बात करूं तो हाल ही में दिसंबर में 57 लोगों का समूह 57 पर्वतारोहियों का समूह K2 गॉडविन के लिए निकल पड़ा है। और ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, कुल 1 हफ्ते पहले की ही बात है। कहाँ से निकल पड़ा है साथियों यहाँ पर, तो इसमें K2 के लिए सर्दियों में पर्वतारोही के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो नेपाल के कुछ पर्वतारोही हैं और कश्मीर के कुछ लोकल लोग जो हैं तो वो पर्वतारोही यहाँ पर इसमें चढ़ रहे हैं, और बाकी काफ़ी सारे अलग अलग देशों से टोटल 27 लोग हैं। अब अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 85-98। कितनी हो जाती है, 85-98 इसकी ऊंचाई हो जाती है साथियों। अब चलते हैं वापस से हम लोग वहीं पर अपने मुख्य टॉपिक पर जहां अपन लोग पढ़ रहे थे। तो ठीक है साथियों, हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनाद हैं, 12,000 ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनाद है। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो 7200 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब पहले की बात करें तो कौन सा हो जाता है, वो यहीं पर तिब्बत में स्थित है। अब कौन सा है, चेमा युंगडुंग के नाम से साथियों ये आप लोग समझ सकते हैं। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों में शामिल हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांग, तेज नदी। यहाँ पर मैं आपको चारों की चारों नदियों के बारे में बताऊंगा। भू निर्माण के सिद्धांत के अनुसार यह भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेटों से एशिया प्लेट को टकराने से बना है। ये आप लोग को बता दिया मैंने कि भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट से एशिया प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण में प्रथम 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय का निर्माण, अब आप समझ लीजिए यहाँ पर ये स्पष्ट दिया हुआ है वर्ष, मैंने देखो कि 650 लाख वर्ष पूर्व, 650 लाख वर्ष। अब आप समझ लीजिए 1 से 2000 हुआ है आज, अभी 2000 वर्ष भी हुए हैं, लेकिन 650 लाख वर्ष पूर्व। अब आप समझ लीजिए क्या जानकारी, क्या स्थिति रही होगी उस समय से इसका निर्माण आज तक चल रहा है। बस ये आपकी जानकारी चलती है। चलिए चलते हैं आगे। हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं यहाँ पर। हरिद्वार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोमुख,
गोमुख से गंगा नदी निकलती है, प्रयाग है, ऋषिकेश है, कैलाश है, मानसरोवर तथा अमरनाथ और शाक शाकंभरी ये प्रमुख स्थान है यहाँ के घूमने के लिए साथियों। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका उत्पन्न कैसे हुआ था हिमालय। ये परा हिमालय 4 भागों में इसकी जो स्थिति है, ये भूगर्भीय इतिहास के अनुसार इसको जो भौगोलिक भू आकृति है उसके अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब समझते हैं पहला भाग परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तेथिस हिमालय भी कहते हैं इसको, टेथिस। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अब अगर हम बात करें तो यह सबसे प्राचीन श्रेणी कैसे हो जाती है, तो भैया ये सबसे ऊंचाई पर मतलब यहाँ पर स्थित है भारत के, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ऐसे ही समझा दिया। तो अगर भारत के यहाँ पर स्थित है तो जब ये प्लेटें ऊपर उठी होंगी भैया तो सबसे पहले तो यही बनी होगी ना, ये ऊपर वाली है ना। सबसे पहले जब ऊपर वाली बनी होगी ये इस तरीके से, तो सबसे प्राचीन यही हो गई ना। जो नीचे वाली रही है वह तो सबसे नवीन हो जाएगी और सबसे प्राचीन ऊपर वाली हो जाएगी। तो ये आप समझ गए कि ये सबसे प्राचीन है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों को तिब्बत के बीच में स्थित है। इसका निर्माण तैतीस सागर के अवसादों से हुआ है, ठीक है भैया। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 440 किलोमीटर है। इसकी श्रेणी इंडस सांगपो सटरजोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत से पठार से अलग करती है। अब भैया ये क्या है, ये परा हिमालय जो है ये बृहद हिमालय को कौन सी लाइन से अलग करता है, इंडो सांगपो सचरजोन, इस लाइन से अलग होता है भैया। कौन, परा हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से यानी ट्रांस हिमालय जो है वह बृहद हिमालय से कौन से महान हिमालय से कौन सी लाइन से अलग होता है साथियों, इंडस सांगपो सचरजोन। शेयर तो कर दीजिए आप लोग, कहाँ हैं, कहाँ ध्यान है आप लोगों का, बिल्कुल ध्यान तो मतलब शेयर की तरफ नहीं जा रहा है। शेयर करते रहिए बराबर इसको, वीडियो को। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर तो करते रहिए लगा दबा के बिल्कुल एकदम। चलिए समझते हैं महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसको करोड़ के अग्रे शैलों की पाई जाती है, जो ग्रेनाइट तथा ग्रोवो नामक चट्टानों के रूप में पार्श्वों, शिखरों व अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसकी हिस्सा है माना जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा इत्यादि इसकी श्रेणी का हिस्सा है। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय क्षेत्र द्वारा मध्य हिमालय से अलग होती है। अब देखिए भाई साहब, ये क्या है, ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि ये पूछा गया है कई बार कि मुख्य केंद्रीय क्षेप से अलग होता है कौन, मुख्य केंद्रीय दरार से अलग होता है महान हिमालय और मध्य हिमालय जो ये है ना, ये दोनों इस लाइन से, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है मध्य केंद्रीय क्षेप। मध्य केंद्रीय क्षेप के अलग होती है यहाँ पर। बाकी इससे संबंधित और कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको पूरा अगली जो क्लास होगी वो इसमें की पूरी श्रेणियां पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से दर्रे स्थित हैं और कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, किस हिमालय में क्या चीज स्थित है। अपन तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इतना थोड़ा थोड़ा बताने पर भी इतनी लंबी हो रही है क्लास। जब मैं लाइव क्लास लूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास लूं तो यहाँ पर इसमें कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, तो भैया मैं लाइव क्लास ले लूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीमियर ही लगवाऊं तो प्रीमियर भी लगवा दिया करूंगा, जैसा आप लोग बोलें वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्लास अधिक से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो उसको वीडियो प्रीमियर लगाने में, तो हमें क्लास छोटी ही रखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कम कम मटेरियल लेने के बाद भी इतनी लंबी हो रही है क्लास, है ना। तो मैं आपको अगली क्लास जो होगी ना उसमें पूरा डिटेल में मटेरियल लाऊंगा। बस अपन को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है, बस इसका मतलब भू आकृति समझने की जरूरत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। मध्य हिमालय जो दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी, ये 2 घाटी हैं मध्य हिमालय में साथियों। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत श्रेणी। देखो मैंने आपको बताया था मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। यहाँ पर अगर शिवालिक की बात करें, शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय का उप हिमालय भी कहते हैं इसको। यह सबसे नई है, सबसे नीचे वाली भी यही है साथियों शिवालिक, को सबसे नई भी यही है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल, मिरी, मिसमी और अभोर पहाड़ियां इसी पर हैं। जो मिसमी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, मिरी और
अभोर ये इसी पर स्थित है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती हैं साथियों। प्रादेशिक विभाजन अगर हम करते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लेते हैं इसको, पर बाकी मैं आपको अगली क्लास में पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो अगर प्रादेशिक हिमालय, सर सिडनी बुराड ने इसका प्रादेशिक हिमालय किया था, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला कौन सा है? कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है आसाम हिमालय। ये 4 हिमालयों में इसको विभाजित किया था। इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए आपकी सिंधु नदी से सतलज नदी तक है कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। सतलज नदी से काली नदी तक सरयू जिसको कहा जाता है, जिसपे हाल ही में कौन सी सेवा लॉन्च हुई है साथियों? आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट में करके बताएंगे। करंट का टॉप विषय है, आप लोग करंट को भी तो ध्यान में दीजिए। चलिए भैया, करंट भी आता है, करंट यानी करंट अफेयर्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल के एग्जाम्स में। 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। सरयू नदी से तीस्ता नदी तक के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है कौन सा हिमालय साथियों? आसाम हिमालय। चलिए चलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर साथियों, अगर पढ़ने की बात करूँ तो आपको इस तरीके से मैं अगली क्लास में ये पूरी जानकारी कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन लोग लघु हिमालय, नामकरण इसका, हिमालय की प्रकृति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की भूआकृति विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का महत्व, प्राकृतिक महत्व, आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व और सामरिक महत्व, ये पूरी जानकारी जो यूपीएससी का सिलेबस होता है ना साथियों, उसके अंतर्गत। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और इस क्लास को अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास को मिस ना करें तो आराम से इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और कर दीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आप लोग अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको अपने आप। तो ये जानकारी हो जाती है साथियों हिमालय के बारे में, और ये पूरी मैंने आपको जो बताया, थोड़ा सा जो समझाया इसका भूगर्भीय इतिहास, ये हो जाता है हिमालय के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है साथियों? आपको क्या करना है? आपको करना है सबसे पहले यहाँ पर लाइक के साथ करना है कमेंट, और कमेंट के साथ क्या कर देना है? सब्सक्राइब चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप हम चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमारे परिवार से जुड़ नहीं सकते। और ये जो परिवार बन रहा है, ये परिवार है उड़ान का, सपनों की उड़ान का। हमें अपनी सपनों की जो उड़ान है वो भर ली गई है, क्योंकि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि निकल पड़ा है कारवा जो धधक रहा था सालों से, और अब की बार पला है पाला भारत माता के लालों से। तो ये जानकारी भी आप लोग समझ लीजिए साथियों, और उसके साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब क्लास में करता हूँ समाप्त। थैंक यू सो मच।